एक हफ्ता बीत गया था। विष्णु का कुछ पता नहीं था। किसी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि विष्णु इस वक्त कहाँ है। सुरभि अभी तक बीआर हाउस में थी। शायद अपने माँ बाप के पास जाकर ये कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी कि वो विष्णु से सारे रिश्ते तोड़कर आई है। ये तो थी उसके दिमाग की उलझन, लेकिन दिल में न जाने क्यों ये सवाल चल रहा था कि वो जो कुछ भी कर रही है वो ठीक है या नहीं। न जाने क्यों इन 7 दिनों में उसने हर वक्त हर पल विष्णु की कमी महसूस की। न जाने क्यों दिल में हसरत थी कि वो एक बार विष्णु को देख ले, ये तसल्ली कर ले कि विष्णु ठीक है या नहीं। इन्हीं ख्यालों में गुम सुरभि अपने कमरे में मायूस बैठी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा नॉक होता है। सुरभि दरवाजे की ओर देखती है जहाँ हर्ष खड़ा था। हर्ष को देख सुरभि मुस्कुराकर कहती है, देवर जी आप वहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। हर्ष के चेहरे के भाव आज कुछ अलग थे। वो बिल्कुल गंभीर लग रहा था। सुरभि एकटक हर्ष को देख रही थी। हर्ष अंदर आते हुए कहता है, मेरा नाम हर्ष है सुरभि जी। हमेशा की तरह आज हर्ष का लहजा मजाकिया नहीं था। यह महसूस कर सुरभि सवालिया निगाहों से हर्ष की ओर देखकर कहती है, देवर जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। हर्ष सुरभि की ओर देख कहता है, जब मेरे भाई से आप रिश्ता तोड़ चुकी हैं तो फिर मैं आपका देवर कैसे हो सकता हूँ। सुरभि असमंजस के भाव लिए हर्ष को देखती रहती है। तो हर्ष कुछ पल खामोश रहता है और फिर गहरी सांस लेकर कहता है, अगर भरोसा हो मुझ पर तो मेरे साथ चलिए। कहाँ। सुरभि के मुंह से अपने आप ही ये शब्द निकल गया, जिसे सुन हर्ष कहता है, पहले ही कहा मैंने, अगर भरोसा है तो बस चलिए, कोई सवाल नहीं। इतना कह हर्ष कमरे से बाहर निकल जाता है। सुरभि कुछ पल खामोश खड़ी रहती है और फिर कुछ सोचते हुए हर्ष के पीछे जाती है। कुछ ही देर बाद हर्ष की कार एक सुनसान सी जगह पर रुकती है। हर्ष कार से उतरकर नीचे आता है और अपने कदम आगे बढ़ा देता है। यह देख सुरभि भी कार से उतरकर हर्ष के पीछे अपने कदम बढ़ा देती है। सुरभि चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाती है, जहां आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। तालाब का किनारा और चारों तरफ घने पेड़ पौधे। हर्ष के कदम एक जगह ठहर जाते हैं। वो खामोशी से तालाब किनारे बने एक टीले पर बैठ जाता है और सुरभि को अपने ठीक सामने रखे टीले पर बैठने का इशारा करता है। सुरभि अभी भी असमंजस में थी। उसे हर्ष का यह व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। हर्ष एक गहरी सांस लेकर कहता है, यह विष्णु की फेवरेट जगह है। जब भी उसका दिल उदास होता है, दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जब भी उसे अपनी तन्हाई से बातें करनी होती हैं, जब भी ऊपर वाले से कोई शिकायत करनी होती है, वो इसी जगह पर आ जाता है और कहता है, यहाँ कम से कम उसे रोने की इजाज़त भी मिल जाती है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं रहता। इतना कह हर्ष अपने हाथ में एक पत्थर ले तालाब के पानी में फेंकता है और उसकी शांत लहरों को चलने पर मजबूर कर देता है। सुरभि अभी भी खामोश थी। हर्ष की बातों का मकसद समझने की कोशिश कर रही थी। हर्ष सैड फेस लिए कहता है, आज पहली बार है जब मुझे पता नहीं कि मेरा दोस्त कहाँ है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। फ्लैशबैक। एक हफ्ते पहले विष्णु इसी जगह पर रात के सन्नाटे के बीच बैठा हुआ था। विष्णु के फ़ोन करने पर हर्ष भी उसके पास आता है। हर्ष विष्णु के कंधे पर हाथ रख कहता है, तू आज भी यहाँ बैठा हुआ है, तुझे भाभी के पास होना चाहिए था। सही मायनों में आज वो तेरी बीवी बनी है। उसके साथ टाइम स्पेंड करने की जगह तू यहाँ अकेले बैठा हुआ है। हर्ष की बात सुन विष्णु उसकी ओर देखता है और कहता है, गलत फहमी थी यार, बहुत बड़ी गलत फहमी थी मुझे कि मैं उसे अपना बना लूँगा, मैं उसका प्यार हासिल कर लूँगा। लेकिन आज समझ आया कि मैं उसे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता हूँ, ज़बरदस्ती उसे अपने साथ रख सकता हूँ। लेकिन लेकिन ज़बरदस्ती उसका प्यार कैसे हासिल करूँ यार। मुझे लगा वो मुझसे नाराज़ है और एक बार मेरे पास आ जाएगी तो उसकी हर नाराज़गी, उसकी हर शिकायत दूर कर दूँगा। पर वो तो मुझसे नफ़रत करने लगी है। विष्णु की आंख से आंसू का एक कतरा उसकी इजाज़त के लिए बिना ही उसकी पलकों के नीचे उतर आया। विष्णु अपनी आंखों को पोंछते हुए कहता है, मैं उसकी नाराज़गी दूर कर सकता था, पर मैं उसकी नफ़रत कैसे मिटाऊं। वो मुझे इतना गलत समझती है कि मेरी सच्चाई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। हर्ष विष्णु के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकता। मैं बात करूंगा भाभी से, मैं समझाऊंगा उन्हें। विष्णु हर्ष का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैंने फैसला ले लिया है। मैं उसे आज़ाद कर रहा हूँ। उसके रास्ते से अपने कदम पीछे खींच रहा हूँ। उसकी खुशी चाहता हूँ, जो मेरे साथ रहकर नहीं है। हर्ष बहुएं सिकोड़ते हुए विष्णु की ओर देख कहता है, तो तू क्या करने वाला है। विष्णु झूठी मुस्कान लिए कहता है, डाइवोर्स पेपर दिए थे उसने मुझे, तब मैंने साइन नहीं किए थे, लेकिन अब कर दिए हैं। मैं अब यहाँ से दूर जा रहा हूँ।
उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर। मैं तब वापस आऊँगा जब वो इस घर से और मेरे प्यार से पूरी तरह खुद को आज़ाद कर लेगी। हर्ष आंखें दिखाते हुए कहता है, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं भाभी से बात करूँगा और तू कहीं नहीं जाएगा। विष्णु हर्ष की ओर देखते हुए कहता है, तुझे मेरी कसम है, हमारी दोस्ती की कसम है, तू इस बार कुछ नहीं करेगा। मैंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया है। मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। तुझे कसम है मेरी, अगर तूने उससे बात करने की कोशिश की तो, और तू ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं कहाँ हूँ। मरूंगा नहीं, इस बात का वादा दे सकता हूँ तुझे। विष्णु की कसम पर हर्ष मजबूर हो चुका था। वो एकटक विष्णु को देखता रह जाता है और विष्णु चुपचाप वहां से निकल जाता है। आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं, मैं अभी भी नहीं समझ पा रही। सुरभि का यह सवाल सुन हर्ष अपनी सोच से बाहर आ जाता है और एक गहरी सांस लेकर कहता है, आपने बहुत गलत किया है मेरे भाई के साथ। आखिर इतने दिनों बाद वो खुश हुआ था, खुद को आपके लिए पूरी तरह से बदलने लगा था। आपके प्यार में क्या से क्या हो गया था, आपके लायक बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने। हर्ष की बात पूरी होने से पहले ही सुरभि बोल पड़ती है, तो आप क्या चाहते हैं, मैं एक ऐसे इंसान के प्यार पर भरोसा कर लूं जो एक लड़की के साथ पहले ही गलत कर चुका है। मैं एक बार गलत इंसान से प्यार कर चुकी हूँ, दोबारा वही गलती नहीं दोहरा सकती। हर्ष थोड़ा हंसता है और फिर अपनी हंसी रोक कहता है, आप मनन से प्यार करती थी ना। अच्छा एक बात बताइए, कुछ दिन पहले मनन ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। बाई चांस अगर वो नहीं बच पाता, अगर उसकी मौत हो जाती, तो क्या आप ये कहती कि उसकी मौत की जिम्मेदार आप थी। हर्ष का सवाल सुन सुरभि आंखें बड़ी कर कहती है, इसमें मेरी क्या गलती थी। गलती मनन की थी, उसने मुझे छोड़ा था और फिर खुद ही सुसाइड करने की कोशिश की। हर्ष मुंह बनाकर कहता है, वाह भाभी, जब खुद पर बीती तो आपको सच्चाई दिख गई और विष्णु की सच्चाई आपको नहीं दिख रही। आकृति गलत थी, अपनी गलती के पछतावे में उसने सुसाइड किया, जैसे मनन ने आपको खो देने के पछतावे में सुसाइड करने की कोशिश की। ठीक वैसे ही अपनी गलती की शर्मिंदगी में आकृति ने अपनी जान ले ली। इसमें मेरे भाई का कोई दोष नहीं था, फिर भी उसे सजा मिली। हर्ष की बात पर सुरभि आगे कुछ न कह सकी, उसके लब खामोश हो गए। वो चाह कर भी विष्णु पर अब कोई और सवाल ना उठा सकी। हर्ष की बात ने कहीं ना कहीं उसे सच्चाई का आईना दिखा दिया था, सुरभि को सोचने पर मजबूर कर दिया था। हर्ष अपने ओर टेढ़ा करते हुए तेज आवाज में कहता है, सॉरी भाई, पर मुझे तेरी दोस्ती की कसम तोड़नी पड़ेगी। तेरी ही खुशी के खातिर मैं तेरी कसम तोड़ रहा हूँ। जानता हूँ तुम मुझसे नाराज होगा, पर तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हर्ष सुरभि की ओर देख कहता है, पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ आपको, एक बार ध्यान से सुनिएगा, फिर डिसाइड करिएगा कि मेरा भाई गलत था या बेगुनाह। यह बात आज से 7 साल पहले की है। फ्लैशबैक। गांव का एक साधारण सा घर, जिसके बीचों बीच आंगन और उस आंगन के चारों ओर अलग अलग कमरे। आंगन में रखी एक रोलिंग कुर्सी पर सफेद कुर्ते पैजामे को पहने एक आदमी खामोश बैठा हुआ है। उसके हाथ में कुछ पेपर्स हैं, जिन्हें वो गंभीरता से देख रहे थे। तभी एक दूसरा आदमी उनके सामने चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, अरे भाई राजेंद्र, कब तक सोचोगे, अब साइन कर भी दो। राजेंद्र राय त्रिपाठी अपनी गंभीर नजरों से उनके सामने बैठे उस आदमी की ओर देख कहते हैं, यार प्रकाश, मुझे डर लग रहा है। हम मिडिल क्लास लोग जीवन भर पूंजी बचाते हैं और फिर उस पूंजी को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना थोड़ा कठिन है। अगर हम सफल नहीं हुए तो। प्रकाश मुस्कुराकर कहता है, मैं भी तो पार्टनर हूं ना इसमें। जितनी पूंजी तुम लगा रहे हो उतनी मैं भी लगा रहा हूँ। हमारी दोस्ती की मिसाल होगी ये कंपनी। अगर कामयाब हुए तो दोनों होंगे और अगर बर्बाद हुए तो दोनों ही होंगे। राजेंद्र जी कुछ पल खामोशी से उन पेपर्स को देखते हैं और फिर एक गहरी सांस ले उन पेपर्स पर साइन करते हैं। इसके साथ ही प्रकाश को सोते हुए कहते हैं, तुम्हारी समझ में कोई नाम है क्या जो हम अपनी इस कंपनी को देने वाले हैं। राजेंद्र जी नामे अपना सिर हिला देते हैं। मैंने तो सोचा नहीं, तुम्हें जो ठीक लगे मेरी तरफ से मंजूर होगा। प्रकाश अपनी ठुड्डी पर हाथ रख सोचने लगते हैं। तभी अपने हाथ में मिठाई का एक बॉक्स लिए विष्णु उन दोनों के पास आता है, साथ में हर्ष भी था। विष्णु अपने पापा राजेंद्र जी की तरफ मिठाई का बॉक्स बढ़ाता है। राजेंद्र जी मुस्कुराकर कहते हैं, अरे बेटा, आज मिठाई किस खुशी में खिलाई जा रही है। विष्णु कुछ कहता उससे पहले ही हर्ष बोल पड़ता है, अरे अंकल, विष्णु की बहुत अच्छी जॉब लगी है, उसे ऑफर लेटर भी आ गया है, और तो और उसकी मंथली सैलरी भी 35 से 40 हजार रुपये होगी। ये सुन राजेंद्र जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपनी जगह से उठ विष्णु को सीने से लगा लेते हैं, उसकी पीठ थपथपाकर कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे, इतनी जल्दी तुमने इतनी अच्छी नौकरी ढूंढ ली, बहुत खुशी की बात है। प्रकाश जी विष्णु के पास आकर उसके कंधे को हिला कहते हैं,
आई एम प्राउड ऑफ यू विष्णु राय त्रिपाठी। विष्णु मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू अंकल। हर्ष विष्णु का हाथ पकड़ कहता है, अंकल हम दोनों जॉब की खुशी में छोटी मोटी पार्टी करके आते हैं। राजेंद्र जी इजाज़त देते हुए कहते हैं, जाओ जाओ एंजॉय करो। हर्ष और विष्णु के जाते ही प्रकाश राजेंद्र जी के गले लग कहते हैं, देखा तुमने आज कितनी खुशी का दिन है। आज ही हमने अपनी पार्टनरशिप की शुरुआत की और आज ही विष्णु की नौकरी भी लग गई, वो भी इतनी बढ़िया। राजेंद्र मैं चाहता हूँ कि अब शायद वक्त आ गया है कि मैंने तुमसे कुछ दिन पहले जो रिक्वेस्ट की थी उसके बारे में विष्णु से बात करो। यह सही समय है दोनों बच्चों को एक दूसरे से मिलवाने का। राजेंद्र जी को सोचते हुए हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। रात का वक्त। राजेंद्र जी अपनी चेयर पर बैठे खाना खा रहे थे। वहीं विष्णु और नैना भी अपने अपने हाथ में थाली लिए सोफे पर बैठे खाना खा रहे थे। दादी अपने हाथ में माला लिए कोने में बैठी थी। निर्मला जी भी आकर उन सबके पास बैठ जाती है। तभी राजेंद्र जी खाना खाते हुए बोल पड़ते हैं, कल हम प्रकाश के घर जा रहे हैं। उसकी बेटी आकृति के लिए उसने हमारे विष्णु का रिश्ता मांगा है। यह सुन विष्णु जो खाना खा रहा था उसके गले में अचानक निवाला फंस जाता है। वो खांसने लगता है। नैना जल्दी से उसे पानी देती है। विष्णु पानी पीकर अपने पापा की ओर देखते हुए कहता है, पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। अभी तो मैंने जॉब ज्वाइन तक नहीं की है। मुझे अपने पैर तो जमाने दीजिए। विष्णु की बात सुन राजेंद्र जी मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा एक बार चल कर के मिल लेते हैं ना। मैंने प्रकाश को बोल दिया है कि हम कल आ रहे हैं। तुझे आकृति पसंद ना आए तो मैं एक दफ़ा भी तुझे फोर्स नहीं करूँगा बेटा। तेरी पसंद से ही शादी होगी। विष्णु परेशान होते हुए कहता है, लेकिन पापा मैं अभी। विष्णु की बात पूरी होने से पहले ही नैना जिद करते हुए कहती है, क्या भाई हमारे पड़ोस में रहने वाले कबीर भैया की भी शादी हो गई है, जबकि वो आपसे छोटे हैं, तो आप कब करोगे? चलकर एक बार मिलते हैं ना। विष्णु से आंख दिखाकर कहता है, तू चुप कर। तेरा हर जगह अपनी नाक घुसाना जरूरी नहीं है। नैना का मुंह बन जाता है। तभी दादी कहती है, बेटा शादी की यही सही उम्र होती है। एक बार चलकर मिल लेते हैं, फिर तू ना करना चाहे तो वो तेरी मर्जी। दादी की बात पर विष्णु कुछ नहीं कह पाता है। अगले दिन शाम के वक्त विष्णु और उसका परिवार प्रकाश के घर पहुंचता है। विष्णु हर्ष को भी अपने साथ लेकर गया था। प्रकाश और उसका परिवार बड़े अच्छे से सबका स्वागत सत्कार करते हैं। आकृति का भाई प्रतीक भी उन सबकी खातिरदारी में लगा हुआ था। प्रकाश जी अपनी पत्नी की ओर देखकर कहते हैं, कावेरी जाकर आकृति को लेकर आओ। जी अभी आती हूँ। इतना कह आकृति की माँ कावेरी वहां से चली जाती हैं। प्रकाश जी सबके साथ बातें करने लगते हैं। हर्ष विष्णु की ओर देख उसके कान में धीरे से शरारती अंदाज में कहता है, बड़े लड्डू फूट रहे हैं मन में। अभी से यह हाल है तो आगे चलकर क्या होगा? विष्णु हर्ष की तरफ घूरते हुए देखकर कहता है, तुझे लग रहा है मेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ साले। तुझे पता नहीं क्यों इतनी घबराहट हो रही है। हर्ष अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, तू लड़की नहीं भाई, तुझे इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। विष्णु कुछ कहने को होता है तभी हर्ष उसे उंगली का इशारा कर सामने देखने को कहता है। विष्णु अपने सामने से आ रही आकृति पर नजरें डालता है तो उसकी खूबसूरती विष्णु की पलकों को झपकने नहीं देती। विष्णु एकटक आकृति को देखने लग जाता है। आकृति ने कब सब लोगों को चाय दे दी और कब विष्णु के सामने आकर उसे चाय देने लगी, विष्णु को कुछ पता ही नहीं चला। जब हर्ष विष्णु के कंधे पर हाथ रख उसे चाय लेने का इशारा करता है तब विष्णु अपनी हरकत से झेप जाता है और वो अपनी नजरें इधर उधर किए खुद को सहज दिखाने की कोशिश करने लगता है। आकृति सबको चाय देकर वहीं रख के सोफे पर बैठ जाती है और उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने सुंदर सा अनारकली सूट पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे। उसके चेहरे पर मासूमियत थी जो विष्णु को अपनी ओर खींच रही थी। वो चाय पीते हुए अपनी चोर नजरों से आकृति को देख रहा था। निर्मला जी आकृति के पास बैठ उसके हाथ में शगुन का एक लिफाफा देते हुए कहती हैं, हमें आकृति पसंद है, बस इन दोनों बच्चों की रजामंदी मिल जाए फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। निर्मला जी की बात सुन प्रकाश कहते हैं, अरे भाभी जी, आकृति की रजामंदी की तो कोई बात ही नहीं है। वो कभी अपने पापा के फैसले के खिलाफ नहीं जाती। उसकी जिंदगी का हर अहम फैसला मैं ही लेता आया हूँ और मेरी बच्ची ने कभी मेरे फैसले को नकारा नहीं है। उसकी तरफ से हाँ है, बस विष्णु के फैसले का इंतजार है। प्रकाश जी की बात सुन आकृति एक नज़र उनकी ओर देखती है और फिर अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। विष्णु बेटा तुम कहो क्या फैसला है तुम्हारा? प्रकाश जी का सवाल सुन विष्णु झिझकते हुए कहता है, अंकल मुझे कोई ऐतराज नहीं है। माँ पापा की पसंद मुझे भी पसंद है। इतना क्या विष्णु आकृति की ओर देखता है। आकृति ने भी नजरें उठाकर विष्णु को देखा।
तो एक पल के लिए दोनों की नजरें टकरा गईं। एक अलग सा एहसास विष्णु के दिल को धड़का गया। अगले ही पल विष्णु कहता है, लेकिन अंकल, मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी अभी तो जॉब लगी है। हो सकता है मुझे कहीं इस गांव से, इस शहर से दूर भी जाना पड़े, तो ऐसे में कैसे मैनेज हो पाएगा। प्रकाश जी जोश भरी आवाज में कहते हैं, सब मैनेज हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हें मेरी बेटी पसंद है, बस यही काफी है। हम जल्द से जल्द ये शादी संपन्न कर लेते हैं। उसके बाद तुम्हें जैसे ठीक लगे, अगर तुम आकृति को अपने साथ ले जाना चाहोगे तो साथ ले जाना। अगर उसे छोड़कर जाना चाहोगे तो उसमें भी हमें कोई एतराज नहीं है। हम तुम्हारे पीछे आकृति का अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्यों राजेंद्र? प्रकाश की बात पर राजेंद्र जी सहमति जताते हुए कहते हैं, हाँ, हम सब भी है, पूरा परिवार है, सब मिलकर संभाल लेंगे। ये खुशियाँ हमारे दरवाजे तक आई हैं, तो इन्हें ज्यादा दिनों तक इंतजार क्यों करवाना। लो भाई, हो गया रिश्ता पक्का, मुंह मीठा करो सब। इतना क्या प्रकाश सबका मुंह मीठा करवाने लगते हैं। आकृति अभी भी नजर नीचे झुकाए हुए चुपचाप बैठी थी और विष्णु की नजरें उसके मासूम चेहरे को चोरी चोरी देख रही थी। विष्णु को आकृति पसंद आ गई थी, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। आने वाले हफ्ते में शुभ मुहूर्त था, इसलिए शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। विष्णु की इच्छा थी कि वो एक बार शादी से पहले आकृति से बात कर ले, लेकिन वो चाह कर भी किसी से कह नहीं पा रहा था कि उसे आकृति से अकेले में मिलना है। विष्णु की इस इच्छा को हर्ष बखूबी समझ रहा था, इसलिए उसने नैना के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उस प्लान के हिसाब से नैना और हर्ष आकृति के घर पहुंच गए थे। हर्ष और नैना को देख आकृति की माँ कावेरी उनके पास आकर कहती हैं, अरे बेटा, आप लोग अचानक यहाँ? कावेरी उन दोनों को बैठने का कहती हैं। नैना मुस्कुराकर कहती है, आंटी, मैं हर्ष भाई के साथ शादी की शॉपिंग करने जा रही हूँ। मैं चाह रही थी कि भाभी भी मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चलें तो अच्छा रहेगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। नैना की बात सुन कावेरी जी कुछ पल के लिए खामोश हो जाती हैं। हर्ष और नैना अभी भी उनके जवाब के इंतजार में उनकी तरफ देख रहे थे। कावेरी जी कुछ पल सोचते हुए कहती हैं, ठीक है बेटा, जल्दी उसे घर छोड़ देना। वो क्या है ना कि उसके पापा को पसंद नहीं कि शादी से पहले वो यहाँ वहाँ घूमे। नैना मुस्कुराकर कहती है, आप चिंता मत करें आंटी, जल्दी आ जाएंगे। कावेरी जी आकृति के कमरे में जाकर उसे कहती हैं नैना के साथ जाने के लिए। नैना और हर्ष आकृति को साथ ले वहां से निकल जाते हैं। दूसरी ओर विष्णु एक साधारण से रेस्टोरेंट में बेचैन बैठा हुआ किसी का इंतजार कर रहा था। वो बार बार अपने हाथ में पहनी घड़ी पर टाइम देख रहा था। उसने सिंपल से फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो कितना बेसब्र था आकृति से मिलने के लिए। तभी हर्ष और नैना आकृति के साथ वहां आते हैं। आकृति को देख विष्णु अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वो अपनी गहरी नजरों से आकृति के खूबसूरत चेहरे को निहार रहा था। आकृति एक बार विष्णु की ओर देखती है और फिर अपनी नजर नीचे झुका लेती है। नैना आकृति को विष्णु के सामने वाली चेयर पर बैठाकर कहती है, मैं और हर्ष भाई शॉपिंग करके आते हैं, आप दोनों बातें करो। आकृति हैरानी से नैना की ओर देखकर कहती है, लेकिन मैं भी तो शॉपिंग करने के लिए आई हूँ ना। नैना और हर्ष एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराते हैं। हर्ष कहता है, भाभी जी, हम बस आप दोनों को मिलवाना चाहते थे, आप दोनों बातें करो, हम बस अभी आए। इतना कहकर नैना और हर्ष वहां से निकल जाते हैं। विष्णु आकृति के ठीक सामने बैठे उसके परेशान चेहरे को देखकर कहता है, तुम्हें दिक्कत है मेरे साथ बैठने में? विष्णु का सवाल सुन आकृति हिचकिचाते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं नर्वस हूँ। विष्णु हल्का मुस्कुरा देता है और कहता है, वो तो मैं भी हूँ। खैर, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। मैं तुम्हारे या अपने घर वालों से कह नहीं पा रहा था कि मुझे तुमसे अकेले में मिलना है, पर शादी से पहले मेरा तुमसे एक बार अकेले मिलना बहुत ज़रूरी था। आकृति विष्णु की ओर मासूमियत से देखकर कहती है, कौन सी ज़रूरी बात है? विष्णु एक गहरी सांस लेकर कहता है, मैं अपने पापा की जिद में तुम्हें देखने आया था, पर तुम्हें देखने के बाद दिल ने यह गवाही दी कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, शायद हम दोनों की जोड़ी कायनात ने पहले ही तय करके रखी थी। तुम मुझे पसंद हो, लेकिन जरूरी तो नहीं कि मैं भी तुम्हें पसंद आऊं। तो मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाह रहा था कि अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो प्लीज तुम अपने दिल की बात मुझसे कहो। अगर इस शादी को ना करने की कोई भी वजह तुम्हारे पास है तो तुम मेरे सामने वो वजह एक्सप्लेन करो। आई प्रॉमिस यू, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। विष्णु की बात सुन एक पल के लिए आकृति खामोश हो गई। उसके कानों में उसके पापा के शब्द गूंजने लगे, देखो आकृति, तुम्हारी और विष्णु की शादी होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंने और विष्णु के पापा ने पार्टनरशिप में जो कंपनी स्टार्ट की है
उसके लिए ज़रूरी है कि प्रोफेशनल रिलेशन पर्सनल रिलेशन में बदल जाए। तो मैं तुम्हें बस इतना ही कहूँगा कि तुम इस शादी के लिए किसी भी कीमत पर मना नहीं कर सकती। चाहे ये शादी ना करने की कितनी मजबूत वजह तुम्हारे पास हो, फिर भी तुम मना नहीं करोगी। आकृति को खोया हुआ देख विष्णु उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाता है। आकृति अपने सेंस में आ जाती है और विष्णु की ओर देखने लगती है। विष्णु सवालिया निगाहों से आकृति की ओर देख कहता है, कहाँ खो गई? जवाब दो। क्या अपनी मर्जी से मुझसे शादी करना चाहती हो? पसंद हूँ मैं तुम्हें? विष्णु के सवाल पर आकृति कुछ पल खामोश रहती है और फिर हाँ में अपना सिर हिला देती है। आप अच्छे हैं, पसंद है मुझे। मुझे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। यह कहते हुए न जाने क्यों आकृति की आंखें नम हो गई थीं, लेकिन उसने अपनी नज़रें झुकाकर रखी थी, जिससे कि विष्णु उसके जज्बातों को पढ़ नहीं सका। विष्णु मुस्कुराकर कहता है, फिर ठीक है। अब तो यकीन हो गया कि तुम ही हो वो जिससे मेरी किस्मत जुड़ी थी। आकृति मुस्कुराकर कहती है, आप बुरा ना माने तो क्या मैं घर जा सकती हूँ? एक्चुअली पापा नहीं चाहते थे कि शादी से पहले हम दोनों अकेले में मिलें। अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे डांट पड़ेगी। क्या मैं जाऊं? आकृति का मासूम सवाल सुन विष्णु प्यार से कहता है, मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़े। तुम यहाँ तक आई, मेरे सवालों का जवाब देकर मुझे तसल्ली दी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विष्णु उठता है और आगे बढ़ता है तो आकृति उसे आवाज़ देकर कहती है, सुनिए। विष्णु पलटकर आकृति की तरफ देखता है तो आकृति मासूमियत से कहती है, मैं ऑटो से चली जाती हूँ। ज़्यादा दूर तो है नहीं। आप नैना के साथ शॉपिंग कंटिन्यू करिए। आपका मेरे साथ जाना सही नहीं होगा। आकृति की बात सुनकर विष्णु कुछ नहीं कह पाता है। तभी एक ऑटो आकर आकृति के सामने रुकती है। आकृति उस ऑटो में बैठ जाती है और विष्णु की ओर देखकर बाय कहते हुए अपना हाथ हिलाती है। विष्णु भी मुस्कुराकर उसे बाय कहता है। ऐसे ही दिन बीत गए और आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। बड़े धूमधाम से विष्णु और उसका परिवार अपने नाते रिश्तेदारों के साथ आकृति के घर बारात लेकर पहुंचे। बारात का स्वागत सत्कार बड़े ढंग से किया गया। गांव में जैसी शादियां होती हैं, उन सबसे बढ़कर विष्णु और आकृति की शादी की थी। अपनी हैसियत से ज्यादा दोनों परिवारों ने इस शादी में खर्चा किया था। हर कोई खुश था। शादी संपन्न होने के बाद जब आकृति विदा होकर विष्णु के घर आई तो विष्णु के गांव की सारी औरतें आकृति को देख उसकी खूबसूरती की प्रशंसा करने लगी। विष्णु अपने कमरे में चुपचाप लेटा हुआ था। तभी हर्ष आकर उसकी बगल में लेट जाता है और कहता है, आज तो तेरी सुहागरात है भाई, इतना उदास क्यों लग रहा है? तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। विष्णु हर्ष की ओर देखकर कहता है, जिस जगह पर तू लेटा हुआ है ना, वो आकृति की जगह है। मेरे साथ मेरे बिस्तर में लेटने की अपनी हरकत छोड़ दे। हर्ष हंसते हुए कहता है, यार तब तक प्रैक्टिस कर ले मेरे साथ, ताकि भाभी के सामने तुझे नर्वसनेस ना हो। हर्ष की बात सुन विष्णु उसके ऊपर आकर उसके पेट पर बैठकर उसका गला दबाते हुए कहता है, साले, यहाँ मैं इरिटेट हो रहा हूँ। जाने कब लेकर आएंगी ये लोग आकृति को इस कमरे में, और तुझे मजाक सूझ रहा है। हर्ष अपना गला छुड़ाते हुए कहता है, अच्छा सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, माफ कर दे, अब नहीं करूँगा मजाक। विष्णु हर्ष के ऊपर से उठकर उसकी बगल में बिस्तर पर बैठ जाता है और निराश होते हुए कहता है, यार 10 बज गए हैं। ये औरतें ऐसा कौन सा पाठ आकृति को पढ़ा रही हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुआ? हर्ष विष्णु के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अरे भाई मेरे, मैंने तो फिल्मों में देखा है कि सुहाग की सेज पर हमेशा दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार करती है। आज पहली बार देख रहा हूँ कि सुहाग की सेज पर दूल्हा अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा है और दुल्हन आने का नाम नहीं ले रही है। हर्ष की बात सुन विष्णु चिढ़ते हुए कहता है, यार तू जा यहाँ से, दिमाग मत खराब कर मेरा। अच्छा भाई, जा रहा हूँ। जाकर देखता हूँ तेरी दुल्हन कौन से चक्रव्यूह में फंसी है। अब उसे तेरा ये दोस्त ही उस चक्रव्यूह से निकाल सकता है। इतना कह हर्ष विष्णु की ओर देख अपनी एक आंख ब्लिंक करता है। विष्णु उसे आंख दिखाते हुए जाने का इशारा करता है। हर्ष मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। हर्ष के जाने के बाद विष्णु बिस्तर पर लेट जाता है और चिढ़ते हुए बिस्तर में रखे चादर को फैलाकर अपने सिर से पैर तक कवर कर लेता है। थोड़ी देर बाद पायलों और चूड़ियों का शोर उस कमरे में सुनाई देता है तो उस मीठे शोर को सुन विष्णु का दिल जोरों से धड़क उठता है। विष्णु अपनी चादर हटाकर साइड में फेंकता है और उठकर बैठ जाता है। उसकी नज़र आकृति पर ठहर जाती है जो धीरे धीरे कदमों से कमरे के अंदर आ रही थी। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मसल रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। विष्णु एकटक आकृति पर अपनी नजर जमा हुए बिस्तर से उतरकर खड़ा हो जाता है और आकृति के करीब जा उसका हाथ पकड़ लेता है। आकृति खामोशी से अपना सिर झुका लेती है। विष्णु उसका हाथ थामे हुए उसे बिस्तर पर बिठाता है और खुद उसके नज़दीक बैठ जाता है।
आकृति अपना सिर झुकाए हुए खामोशी से बैठी थी। विष्णु आकृति का मेहंदी से सजा और चूड़ियों से भरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए प्यार से कहता है, कहाँ रह गई थी? ख्याल नहीं आ रहा था तुम्हें मेरा? आकृति अपना सिर झुकाए हुए कहती है, वो आपकी बुआ जी और उनकी बेटियां मुझसे बात करने में लगी थी, तो मैं कैसे उन्हें कहती कि मुझे जाना है। आकृति की बात सुन विष्णु मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, इंतजार बहुत लंबा हो गया, लेकिन इंतजार के बदले अगर इतने खूबसूरत पल मिले तो फिर इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं। इतना का विष्णु आकृति का झुका हुआ चेहरा उसकी ठुड्डी में अपनी उंगली रख ऊपर उठाता है। आकृति सहमी निगाहों से विष्णु की ओर देखने लग जाती है। विष्णु भी आकृति के मासूम चेहरे को देख सब कुछ भूलता जा रहा था। वो जैसे आकृति में खोसा गया था। आकृति के होठों को देख उसकी धड़कनें बेकाबू हो गई थी। विष्णु आकृति के होठों को अपने लबों से छूने के लिए आगे बढ़ता है कि अचानक आकृति अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लेती है। विष्णु को लगा कि शायद आकृति शर्मा रही है या अभी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो खुद को सहज करते हुए अपनी जगह से उठता है। विष्णु अलमारी से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकालता है और आकृति के पास आकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, गिफ्ट है तुम्हारे लिए। आकृति उस गिफ्ट की ओर देखकर कहती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बल्कि मुझे आपसे कुछ और चाहिए। आकृति की बात सुन विष्णु भौहें से कोड़ते हुए उसके पास बैठ जाता है और उसे सवालिया निगाहों से देखकर कहता है, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? आकृति हिम्मत जुटाकर कुछ हिचकिचाते हुए कहती है, मैं आपसे 2 महीने का टाइम मांगती हूँ। मैं इन 2 महीनों में हमारा रिश्ता आगे पड़ाव तक नहीं ले जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम ये रिश्ता आगे बढ़ाएं, लेकिन 2 महीनों के बाद। प्लीज आप मेरी इतनी बात मान सकते हैं। आकृति की बात सुन विष्णु को न जाने क्यों बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को काबू करते हुए कहता है, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कि शादी के पीछे हटना चाहो तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। तो अब शादी के बाद ये क्या नाटक है तुम्हारा? और 2 महीने बाद कौन सा मुहूर्त है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का? विष्णु की कड़क आवाज से आकृति कुछ घबरा जाती है। वो मासूमियत से कहती है, पापा ने जबरदस्ती की, इसलिए मैं इस शादी के लिए मना नहीं कर पाई। लेकिन 2 महीने के बाद मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिन पर मैं पूरा ध्यान देना चाहती हूँ। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर हम इस रिश्ते में आगे बढ़े और मैं प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मैं अपने एग्जाम में फोकस नहीं कर पाऊंगी। आकृति की बात सुन विष्णु एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस कि तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी। मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। विष्णु कुछ हिचकिचाकर कहता है, आई विल यूज प्रिकॉशन। विष्णु की बात सुन आकृति नामे अपना सिर हिला कहती है, नहीं, मैं इन 2 महीनों में किसी भी तरह आपके करीब नहीं आ सकती। मैं कुछ नहीं मांग रही आपसे और जिंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज बस 2 महीने दे दीजिए मुझे। विष्णु को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सपनों के महल को किसी ने तोड़कर रख दिया हो। उसकी सारी एक्साइटमेंट, सारी खुशियां कांच की तरह बिखर गई थी। वो एक पल भी आकृति के पास नहीं रुक पाता और तेजी के साथ अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। अगले दिन हर्ष विष्णु के घर आता है और देखता है कि विष्णु छत पर अकेला बैठा हुआ है। हर्ष उसके पास जा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ भाई, मुंह क्यों लटका हुआ है? विष्णु मुस्कुरा देता है और नामे अपना सिर हिलाकर कहता है, कुछ भी नहीं, बस कल ट्रेनिंग के लिए इंदौर जाना है। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। नर्वसनेस हो रही है। अनजान शहर, अनजान लोग, पता नहीं सबके बिना कैसे रहूंगा अकेले। विष्णु को उदास देख हर्ष कहता है, तो भाभी को साथ लेकर जा, फिर तुझे वहां अकेलापन फील नहीं होगा। विष्णु अपने मन में कहता है, क्या करूंगा उसे ले जाकर? उसने तो पहली रात तोहफे में मुझसे दूरी मांग ली है। विष्णु को खामोश देख हर्ष कहता है, क्या सोच रहा है? विष्णु बात को टालते हुए कहता है, अभी उसे लेकर नहीं जा सकता, उसके कुछ एग्जाम्स बाकी हैं। खैर तू बता, तू भी तो मुंबई जाने वाला था ना, क्या हुआ उसका? हर्ष मुस्कुराकर कहता है, यही बताने आया था। कल मैं भी निकल रहा हूँ अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने हैं। म्यूजिक की दुनिया में अपना नाम बनाना है मुझे, और इसके लिए मुझे सपनों के शहर जाना ही होगा, तभी मेरा सपना पूरा हो पाएगा। तुझे पता है, अब मैं तुझसे 4 महीने बाद मिलूंगा। ज़्यादा बात भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं वहाँ म्यूजिक क्लासेस भी ज्वाइन कर रहा हूँ ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फिर भी दिन में एक बार तुझसे बात करने का टाइम निकाल ही लूंगा। विष्णु तिरछा मुस्कुराकर कहता है, साले, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ कि तेरा एक दिन कॉल नहीं आएगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। हर्ष विष्णु की तरफ मुंह बनाकर देखता है तो विष्णु उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, मिस करूंगा तुझे भाई, बहुत मिस करूंगा। दोनों एक दूसरे के गले लग इमोशनल हो जाते हैं।
अगले दिन विष्णु अपने कमरे में पैकिंग कर रहा था, तभी आकृति कमरे के अंदर आती है। विष्णु आकृति की ओर देखे बिना अपना ध्यान कपड़े पैक करने में लगाए रखता है। आकृति हिम्मत करके धीमी आवाज में कहती है, आप कहीं जा रहे हैं? विष्णु रूखा सा जवाब देता है, इंदौर जा रहा हूँ। विष्णु अपने बैग की चैन बंद कर बैग को हाथ में उठा वहां से निकलने लगता है तो आकृति अचानक ही बोल पड़ती है, मेरी वजह से जा रहे हैं आप? विष्णु के कदम ठहर जाते हैं। वो पलटकर आकृति की ओर देखता है। आकृति के मासूम चेहरे को देख वो अपना सारा गुस्सा पीछे छोड़ देता है। उसके हाथ से उसका बैग छूटकर जमीन पर गिर जाता है। विष्णु अपने कदम आगे बढ़ा आकृति को सीने से लगा लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी बात पर ऐसे नाराज नहीं होना चाहिए था। आकृति बिल्कुल शांत रहती है। वो बस विष्णु की बातों को गौर से सुन रही थी। विष्णु आकृति को अपने सीने से उठा उसके चेहरे पर अपनी हथेली रखते हुए कहता है, तुम तो मेरी हो चुकी हो, हमेशा मेरी ही रहोगी। तो जबरदस्ती तुम्हें हासिल करके तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बल्कि इंतजार करके तुम्हें वक्त देके मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ। अगर आज मैंने गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा प्यार हासिल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर 2 महीने सब्र करके मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार और इज्जत दोनों पा सकता हूँ तो फिर मुझे मंजूर है तुम्हारी बात। इतना कहते हुए विष्णु की आंखें नम हो चली थीं। तो विष्णु की ये बातें सुन आकृति की आंखों से भी आंसू की एक धार बह निकली थी, जिसे विष्णु बड़े प्यार से साफ करता है। विष्णु मुस्कुराकर कहता है, रोने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद वापस आ जाऊंगा। अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना और इस एग्जाम में टॉप करना। और हाँ, मेरा फोन जरूर उठाना, कम से कम दिन में एक बार मुझसे बात जरूर करना। आकृति रुआसी आवाज में कहती है, आप बहुत अच्छे हैं, हो सके तो मेरी गलतियों को माफ कर दीजिएगा। आकृति की बात सुन विष्णु हल्का मुस्कुराकर कहता है, माफी नहीं, सजा मिलेगी तुम्हें, 2 महीने बाद, प्यारी सी मीठी सी सजा। विष्णु की बात पर आकृति कुछ नहीं कहती है। विष्णु अपना बैग उठा वहां से निकल जाता है। वक्त बीतता जा रहा था। विष्णु इंदौर में अपनी जॉब की ट्रेनिंग में लगा हुआ था। इधर राजेंद्र और प्रकाश जी ने भी अपनी कंपनी पर पूरा फोकस किया हुआ था। फ्रेंडशिप इंडिया नाम की इस कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी को ओपन करने की सारी प्रोसेस हो चुकी थी। दोनों ने ही बराबर पैसे लगाए थे। इस कंपनी में राजेंद्र जी और प्रकाश जी की दोस्ती कुछ 5 साल पहले ऐसी ही साधारण सी मुलाकात और बातचीत से शुरू हुई थी और आज दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। आकृति भी विष्णु के परिवार का पूरा ध्यान देती थी। नैना और आकृति की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। उस समय नैना के 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे तो आकृति उसे पढ़ाया भी करती थी। हर रात विष्णु आकृति को फ़ोन कर उससे पूरे दिन का हालचाल लेता था। सबकी जिंदगियां पटरी पर थीं, पर कब पटरी से उतरने वाली थीं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता था। 2 महीने होने को आए थे। एक रात विष्णु किसी को बिना बताए घर वापस आ जाता है। वो सबको सरप्राइज देना चाहता था, खास करके आकृति को, इसलिए किसी को अपने आने की खबर नहीं दी थी। विष्णु दबे पांव अपने कमरे में आता है तो उसकी नज़र बेड पर आराम से सो रही आकृति पर पड़ती है। मध्यम रोशनी में उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। विष्णु के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वो आकृति के सिरहाने खड़े उसे प्यार से निहारने लगता है। वो होठ तिरछा कर अपने मन ही मन कहता है, अब तो 2 महीने भी हो चुके हैं हमारी शादी को, अब तो तुम मुझे अपने करीब आने से मना नहीं करोगी। विष्णु कुछ पल खामोशी से आकृति को निहारता है और फिर झुककर अपने लबों से उसके होठों को छूने के लिए आगे बढ़ता है। तभी आकृति के मोबाइल में एक मैसेज आता है। आकृति का मोबाइल ठीक उसके सिर के बगल में रखा हुआ था। विष्णु आकृति को किस करने से खुद को रोक आकृति का मोबाइल अपने हाथ में लेता है। स्क्रीन पर ड्रॉप हुए उस मैसेज को पढ़ विष्णु के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे करके लाल होने लगती है। उसके दिमाग की नीली नसें उभर कर बाहर आने को थी। विष्णु गुस्से में हाँफने लगता है। वो आकृति का मोबाइल वहीं फेंक तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल जाता है। विष्णु के बाहर जाते ही दरवाजा बंद होने की आवाज़ से अचानक आकृति की आंख खुल जाती है। वो हैरानी से चारों ओर देखती है और असमंजस में कहती है, ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ कोई था। अगले ही पल आकृति अपने मोबाइल की ओर देखती है। मोबाइल की स्क्रीन पर पड़े मैसेज को देख आकृति के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अगले दिन शाम के वक्त आकृति घर से निकल जाती है। उसे शायद अंदाजा नहीं था कि जिस टैक्सी में वो बैठी है कोई उस टैक्सी का पीछा कर रहा था। टैक्सी एक होटल के बाहर रुकती है। आकृति टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर वहां से अंदर जाने के लिए आगे बढ़ जाती है। आकृति उस होटल के एक रूम के अंदर पहुंचती है जहां एक लड़का उसकी तरफ पीठ किए खिड़की से बाहर की ओर झांक रहा था।
उस लड़के के हाथ में एक सिगरेट थी जिसके लंबे लंबे कस भरते हुए वो लड़का कहता है, आ गई तुम। आकृति जल्दी से उस लड़के के पास जाकर उसे पीछे से अपने बाजुओं के बीच कैद कर लेती है। उस लड़के की पीठ पर चिपके हुए आकृति कहती है, मैं बहुत डर गई थी विवान। मुझे लगा कि मेरी प्रेगनेंसी की बात सुन तुम मुझसे नाराज हो जाओगे और मुझसे मिलने नहीं आओगे। जब तुमने कल रात मैसेज करके मुझे यहाँ मिलने को बुलाया तो मेरी जान में जान आई। विवान अपनी सिगरेट जमीन पर फेंक आकृति की बाजुओं से खुद को छुड़ाता है और उसकी तरफ देख कहता है, तुमने इतनी रिक्वेस्ट की तो मुझे मिलना पड़ा। अब कहो क्या बात करनी थी तुम्हें। आकृति हैरानी से विवान की ओर देखकर कहती है, क्या बात करनी थी मतलब। अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, यह बात तुम्हें पता होनी चाहिए। विवान झल्लाहट के भाव लिए कहता है, प्रेग्नेंट हो तो मैं क्या करूँ। अब शादीशुदा होने का कुछ तो एडवांटेज उठाओ। किसी को पता थोड़ी चलेगा कि ये मेरा बच्चा है। सिंपल सी बात है, तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम प्रेग्नेंट होगी ही। इसे मेरे माथे मरने की जरूरत नहीं है। विवान की बात सुन आकृति को जैसे एक झटका सा लगा। वो विवान के सामने आकर उसका कॉलर पकड़ गुस्से में कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम। पिछले 2 सालों से हमारा रिश्ता है। मेरे पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी विष्णु से फिक्स की थी। तब मैंने तुमसे कहा था कि हम भाग चलते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ भी करो लेकिन मुझे अपना बनाओ। तब तुमने क्या कहा था मुझसे, यही कि आकृति मेरी बात समझो, तुम अभी ये शादी कर लो। मुझे 2 महीने का टाइम चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। लेकिन अभी मैं मजबूर हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें 2 महीने का टाइम दिया विवान, और आज 2 महीने के बाद जब तुम्हें ये बात पता चल रही है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। विवान अपना कॉलर छुड़ा आकृति को पीछे धकेलता है। आकृति खुद को संभाल खड़ी होती है और हैरानी से विवान की ओर देखने लगती है। विवान गुस्से में कहता है, तुम शादीशुदा हो आकृति, मैं कैसे मान लूं कि ये बच्चा मेरा है। ये तुम्हारे पति का भी तो हो सकता है। आकृति हैरान होते हुए कहती है, कैसी बातें कर रहे हो विवान। मैंने तुम्हें बताया था ना कि विष्णु ने मुझे एक बार भी नहीं छुआ। यहाँ तक कि सुहागरात में भी उन्होंने मुझे हाथ नहीं लगाया, और इतने दिनों से तो वो यहाँ है भी नहीं। आकृति की बात सुन विवान हंसता है और फिर अपनी हंसी रोक कहता है, तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। शायद तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो, लेकिन मैं बेवकूफ़ हूँ नहीं मिसेज आकृति विष्णु राय त्रिपाठी। दुनिया का ऐसा कोई भी पति नहीं होगा जो अपनी बीवी को 2 महीने हाथ नहीं लगाएगा। लड़कों के लिए कितना मुश्किल है यह एक लड़का ही समझ सकता है। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि यह बच्चा विष्णु राय का ही है। भले ही मैंने तुम्हें छुआ है, लेकिन ऑलवेज विद प्रोटेक्शन, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। विवान की बातों से आकृति को जैसे एक झटका सा लगा। उसका दिल भारी होने लगा था। वो अपनी आंखों में आंसू लिए विवान के करीब आती है और गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। विवान का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। आकृति रोते हुए कहती है, धोखेबाज, घटिया इंसान, यह था तुम्हारा प्यार। तुम्हारे इस झूठे प्यार के लिए मैंने एक सच्चे और भोले आदमी को धोखा दिया, उनके साथ बेवफाई की, क्योंकि मुझे लगा कि तुम एक दिन मुझे सबसे दूर ले जाओगे और तब सब सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम कमीने निकले। एक नंबर के गिरे हुए इंसान हो तुम। आकृति की बात सुन विवान उसे घूरते हुए कहता है, मुझसे ज्यादा गिरी हुई तो तुम हो आकृति, जिसने शादी होने के बाद भी अपने लवर से अपना रिश्ता कायम रखा और जिससे ये भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि उसके बच्चे का बाप कौन है। विवान की बात पर आकृति का खून खौल उठता है और वो दोबारा विवान पर हाथ उठा देती है, लेकिन इस बार विवान आकृति का हाथ रोक लेता है और खुद उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है, जिससे आकृति जमीन पर गिर जाती है। तभी आकृति की नज़र अपने सामने आकर रुके 2 पांव पर जाती है। आकृति धीरे धीरे करके अपना सिर उठा उस इंसान को देखती है तो उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। सांसें भी बड़ी मुश्किल से ले पा रही थी। आंख से बह रहे आंसुओं की स्पीड तेज हो चुकी थी। विवान के थप्पड़ से आकृति के होंठ के पास एक कट लग गया था, जिसमें से थोड़ा खून रिसने लगा था। आकृति खुद को संभालते हुए उठकर खड़ी होती है। अपने सामने विष्णु को देख वो शॉक्ड रह गई। उसने तो सोचा था कि विष्णु अभी तक इंदौर से लौटा नहीं है, लेकिन विष्णु अचानक उसके सामने था। इस बात से आकृति की हैरानी का ठिकाना नहीं था। तो वहीं विष्णु की आंखें लाल हो चुकी थी, क्योंकि पिछले कुछ देर से वो यही था। आकृति और विवान की सारी बातें उसने सुन ली थी। विष्णु आकृति के कुछ कदम करीब आ झूठी मुस्कान के साथ कहता है, वाह, तुमने तो टॉप कर लिया एग्जाम में मिस आकृति मेहरा। अच्छी पढ़ाई चल रही थी तुम्हारी, बहुत मेहनत करी तुमने, और देखो तुम्हारी इस मेहनत का रिजल्ट तुम्हारे सामने है। अगले ही पल विष्णु अपनी गलती रियलाइज करते हुए कहता है, नहीं, सामने नहीं, तुम्हारे पेट में है।
विष्णु की बात सुन आकृति रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी विष्णु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस इंसान पर भरोसा किया मैंने। मुझे लगा यह मुझसे प्यार करता है, पर आज पता चल रहा है कि यह मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। ये मेरा यूज़ कर रहा था। आकृति के इतना कहते ही विष्णु झटके से उसकी बाजू पकड़ लेता है और उसे झकझोरते हुए कहता है, विक्टिम बनने की कोशिश मत करो आकृति। इन सब में सारी गलती तुम्हारी है। मैंने शादी से पहले पूछा था तुमसे, लेकिन तुमने बड़ी आसानी से झूठ बोल दिया। अगर इससे प्यार करती थी तो कह देती ना मुझे, लेकिन मुझसे शादी करके मेरे अंदर फीलिंग्स जगाकर क्यों दिल तोड़ा तुमने मेरा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की आकृति? आकृति बिलक बिलक कर बस रोए जा रही थी। उसकी पलकें आंसुओं से भीगी हुई थीं। आकृति कुछ कहती उससे पहले ही विवान बोल पड़ता है, तुम दोनों पति पत्नी का जो भी नाटक है वो इस कमरे से बाहर जाकर करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे तुम्हारा इमोशनल ड्रामा देखकर बर्बाद करूं। विवान की बात सुनकर विष्णु आकृति को छोड़ सीधा विवान का कॉलर पकड़ लेता है और उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, कमीने, तो अगर इससे प्यार करता था तो मुझसे शादी क्यों होने दी इसकी? क्यों सबके सामने इसका हाथ नहीं थामा? और अब जब वो प्रेग्नेंट हो गई है तो तू उससे पीछा छुड़ाना चाहता है? विवान अपना कॉलर छोड़ा विष्णु को घूरते हुए कहता है, संभल के बेटा, इतनी बहादुरी तुझे महंगी पड़ सकती है। और रही बात इसके बच्चे की, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये मेरा है? एक औरत जो अपने पति और लवर दोनों के साथ एक ही टाइम पे रिश्ता रख सकती है, तो क्या भरोसा है कि बच्चा किसका है? और मैं क्यों मानूं? तू क्यों नहीं मान लेता कि ये बच्चा तेरा है? फिर सब फिक्स हो जाएगा। वादा करता हूँ कोई दखलंदाजी नहीं करूँगा तुम दोनों की लाइफ में। जाओ, खुश रहो। विवान के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है, जिसे देख विष्णु का खून खौल उठता है और वो खुद को काबू नहीं कर पाता और एक जोर का पंच विवान के मुंह पर जड़ देता है। विवान खुद को संभाल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। आकृति ये सब देख खुद को संभालते हुए विष्णु के पास जाती है और उसकी बाजू पकड़कर कहती है, रहने दीजिए, चलते हैं यहाँ से। विष्णु अपना हाथ झटक कर आकृति से छुड़ाता है और गुस्से में उसे देखकर कहता है, हाथ मत लगाना, मुझे मंजूर नहीं है कि तुम अपने इन गंदे हाथों से मुझे छुओ। विष्णु की बात पर आकृति खामोश रह गई। विष्णु एक नज़र विवान को घूरता है, लेकिन जैसे वो वहां से जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है, विवान की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, तुम नहीं जानते कि विवान सिंघानिया पर हाथ उठाकर आज तुमने कितनी बड़ी गलती की है। इस गलती की सज़ा तुम जिंदगी भर भुगतोगे। विवान सिंघानिया नाम का यह कांटा अब हमेशा तुम्हें चुभने वाला है। विवान की बात को कोई तवज्जो न देते हुए विष्णु वहां से निकल जाता है। आकृति विवान की ओर देख कहती है, प्लीज मत करो ये सब विवान, तुम अच्छे से जानते हो कि ये बच्चा तुम्हारा है, फिर भी तुम मुझे अपनाने से इनकार कर रहे हो। मैं कंप्लेन कर दूंगी विवान, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। आकृति की बात पर विवान हंसते हुए कहता है, जाओ कर दो कंप्लेन, मैंने कोई तुम्हारा रेप नहीं किया था। अपनी मर्जी से आई थी तुम मेरे पास, अपनी मर्जी से खुद को मेरे हवाले किया था। मैं भी साबित कर दूंगा कि तुमने पैसों के लिए मुझसे फिजिकल रिलेशन रखा और अब इस बच्चे के नाम पर मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। देखते हैं कौन जीतता है, मेरा पैसा या तुम्हारी सच्चाई। विवान के यह शब्द सुन आकृति बिल्कुल लाश की तरह निर्जीव हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर में जान ही नहीं बची हो। वो अपने कदम पीछे खींचने लगती है और फिर तेजी के साथ उस कमरे से बाहर निकल जाती है। रात का वक्त विष्णु अपने घर आ चुका था। वो अपने कमरे में इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। उसकी आंखों के सामने बस आकृति की बेवफाई तैर रही थी। उसकी और विवान की बातें उसके कानों को चुभ रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खोल आकृति अंदर आती है और विष्णु के कदम ठहर जाते हैं। आकृति कमरे का दरवाजा बंद करती है और विष्णु के नजदीक आकर खड़ी हो जाती है। विष्णु की आंखों में गुस्सा था, बेपनाह गुस्सा, और आकृति की आंखों में शर्मिंदगी, पछतावा और दर्द। आकृति झटके से विष्णु के सीने से लग जाती है और रोने लगती है। विष्णु मूर्ति की तरह खुद को मजबूत किए खड़ा रहता है। आकृति विष्णु की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है और रोते हुए कहती है, मैंने उससे प्यार किया था, हम 2 सालों से एक दूसरे के प्यार में थे। अचानक पापा ने मेरी शादी आपसे फिक्स कर दी। मैंने पापा को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। मैंने ये बात विवान को बताई तो उसने कहा कि अभी वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, अभी मुझसे शादी नहीं कर सकता। उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे शादी कर लूँ, उसके बाद मौका मिलते ही विवान मुझे इन सब से बहुत दूर ले जाएगा। लेकिन देखिए ना, मैंने एक झूठे इंसान पर भरोसा किया, उसकी हवस को उसका प्यार मान बैठी। मैंने आपको धोखा दिया, आपके सच्चे प्यार और मासूम दिल को तोड़ा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आकृति की बातें और उसका रोना सुन विष्णु की आंखों से आंसू का एक कतरा बह निकला।
लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर आकृति को अपने से दूर करता है और कहता है, गलतियों की माफ़ी होती है, गुनाहों की नहीं। हमारा रिश्ता ख़त्म। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा आकृति, कभी भी नहीं। इतना क्या विष्णु जाने को होता है कि आकृति उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या सब कुछ सही नहीं हो सकता? अगर आप इस बच्चे को नहीं अपना सकते तो मैं इसे अबॉर्ट करवा दूंगी, पर मुझे अपना लीजिए। मैं आपकी बीवी बनकर रहना चाहती हूँ। मैं इस घर की बहू बनकर रहना चाहती हूँ। मुझे मत छोड़िए प्लीज़। मुझसे रिश्ता मत तोड़िए। मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी, सब कुछ खो दूंगी प्लीज़। आकृति की बात पर विष्णु का गुस्सा बढ़ जाता है और उसका हाथ उठ जाता है। आकृति सहम जाती है और अपने गाल पर अपनी हथेली रख लेती है, लेकिन समय रहते विष्णु अपने हाथ को रोक लेता है। विवान के थप्पड़ का निशान अभी भी आकृति के गाल पर छपा हुआ था। उसके होंठों के पास अभी भी खून चिपका हुआ था, जिसे देख विष्णु ने अपने आप को काबू कर लिया था, लेकिन उसका हाथ अभी भी हवा में रुका हुआ था, जो गुस्से में कांप रहा था। विष्णु अपने हाथ की मुट्ठी बांध उसे नीचे करते हुए कहता है, धोखेबाज तो तुम शुरू से ही थी। कम से कम स्वार्थी तो मत बनो। अपने स्वार्थ के लिए इस बच्चे को मारना चाहती हो। खैर, तुम्हारी जिंदगी है, तुम आज़ाद हो, जो करना है करो, पर मेरी ज़िंदगी में अब से तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जितना जल्दी हो सकेगा तुम्हें तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। अब तुम जा सकती हो, मेरे घर से और मेरी ज़िंदगी से। इतना कह विष्णु आकृति को दरवाजे की ओर इशारा करते हुए उसे जाने का कहता है। आकृति कुछ पल खामोश रहती है और फिर विष्णु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, मैं सुबह चली जाऊंगी प्लीज़। अभी रात बहुत हो चुकी है। अगर इस वक्त गई तो घर में सब सवाल करने लगेंगे। प्लीज़ सिर्फ ये आखिरी रात रहने दे मुझे यहाँ और आपकी ज़िंदगी में। आकृति की बात सुन विष्णु कुछ पल खामोशी से आकृति को देखता है और फिर तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। आकृति जमीन में घुटनों के बल बैठ फूट फूट कर रोने लग जाती है। उसके कानों में विवान के कहे हुए शब्द तीर की तरह चुभने लगते हैं। एक औरत जो अपने पति और लवर दोनों के साथ एक ही टाइम पर रिश्ता रख सकती है, तो क्या भरोसा कि बच्चा किसका है। उसका दिमाग फटा जा रहा था। विवान की कड़वी बातों को याद करके उसे ऐसा लग रहा था कि आज वो अपना सब कुछ हार गई। जिंदगी जीने की हर वजह उसने खो दी। विवान के शब्द उसे बार बार तंग किए जा रहे थे। मैं भी साबित कर दूंगा कि तुमने पैसों के लिए मुझसे फिजिकल रिलेशन रखा और अब इस बच्चे के नाम पर मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। देखते हैं कौन जीतता है, मेरा पैसा या तुम्हारी सच्चाई। आकृति जोर से अपने कान दबा लेती है और गहरी सांस लेने लग जाती है। विष्णु अपने घर की छत पर तना बैठा था। आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसने उसके दिल और दिमाग दोनों को जख्मी कर दिया था। जिस चीज की कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो आज उसके साथ हो चुका था। कैसे बताऊंगा घर में सबको आकृति की बेवफाई के बारे में? माँ, पापा, दादी, नैना, इन सबके सामने कैसे कहूँगा कि उसका किसी और के साथ? विष्णु अपने ही शब्दों को पूरा नहीं कर पा रहा था। वो अपने दर्द को समेटे कई सारी उलझनों में फंसता चला जा रहा था। सारी रात ही बेचैनी में गुजर गई। न जाने कब आंसुओं से भीगी आंखें अपने आप बंद हो गईं। सुबह सुबह विष्णु के कान में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो अपनी भौहों से कोड़ते हुए अपनी आँख खोलता है। चीखने की आवाज़ें सुन विष्णु अपनी आँख मलते हुए छत से नीचे आता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। विष्णु की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो भागकर अपने कमरे की ओर जाता है। जहाँ पहुँचते ही उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। जुबान से कोई शब्द बाहर आने के लिए राजी नहीं थे। वो जोर से चिल्लाना चाहता था, मगर उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी। उसके सामने पंखे से फांसी पर लटकी हुई आकृति थी। उसके गले में एक फंदा था जो पंखे के सहारे बंधा हुआ था। उसकी मुंडी एक तरफ झुकी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसका पूरा शरीर हवा में लहरा रहा था। यह भयानक दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। नैना आकर विष्णु के गले से लग जाती है और डरते हुए कहती है, भाई, ये भाभी को क्या हो गया? मैं सुबह सुबह कमरे में आई तो उन्हें ऐसे लटके हुए देखा। विष्णु कोई भी जवाब देने की हालत में इस वक्त बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन न जाने क्यों सब उसी से सवाल कर रहे थे। कभी दादी, कभी निर्मला जी, तो कभी राजेंद्र जी विष्णु से एक ही सवाल कर रहे थे कि आकृति ने ये क्या कर लिया। लेकिन विष्णु क्या जवाब देता? उसके मन में तो एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया था कि आकृति ये कदम उठाएगी। उसका तो एक बार भी इस ओर ध्यान ही नहीं गया था कि आकृति खुद की जान ले लेगी। विष्णु कुछ कहता उससे पहले ही वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस सबको उस कमरे से बाहर करने लगती है। पुलिस के लोग आकृति की लाश को ऊपर से उतारकर जमीन पर लिटाते हैं और शुरुआती जांच में लग जाते हैं। पूरे गांव के लोग जो झुंड बनाकर विष्णु के आंगन में खड़े थे, आपस में कानाफूसी करने लगते हैं।
वहां मौजूद हर किसी की नज़र विष्णु और विष्णु के परिवार के लिए अचानक से बदलने लगी थी। तभी वहां आकृति का परिवार भी आ जाता है। आकृति की माँ, उसके पापा और उसका भाई सब आकृति के लिए रो रहे थे। आकृति की माँ कावेरी जी आकृति की लाश के पास बैठकर छाती पीट पीट कर रोने लगती हैं। इंस्पेक्टर विष्णु से पूछताछ करते हुए कहता है, कैसे हुआ ये सब? विष्णु कुछ बोलने की हालत में नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, कहाँ से शुरू करे। तभी नैना कहती है, सर, मैं सुबह सुबह भाभी के कमरे में आई। वो कभी कभी दादी के साथ मंदिर जाती थी, तो दादी ने मुझसे कहा कि उन्हें बुलाकर लाऊं। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो भाभी फांसी पर लटकी हुई थी। उन्हें ऐसे देख मेरी चीख निकल गई और मेरे चीखने की आवाज़ पर बाकी लोग भी यहाँ आ गए। नैना की बात सुन इंस्पेक्टर विष्णु की ओर देखकर कहता है, जब ये सब हुआ तब तुम कहाँ थे? विष्णु घबराते हुए कहता है, मैं तो छत पर था। इंस्पेक्टर अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, क्यों, इतनी सुबह सुबह छत पर जाने का रीजन? मैं तो रात भर छत पर ही था। विष्णु का जवाब सुन इंस्पेक्टर कहता है, क्यों, झगड़ा हुआ था तुम दोनों का? विष्णु को इस बार समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। वो हिम्मत जुटाकर कहता है, सर, एक्चुअली हुआ ये था कि आकृति। विष्णु अपनी कहानी बताता उससे पहले इंस्पेक्टर उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हारी कहानी हम बाद में सुनेंगे। पहले बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के उसके अंतिम संस्कार की प्रोसेस करते हैं। विष्णु खामोश हो जाता है। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाते हैं। राजेंद्र जी प्रकाश के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, ये सब क्या हो गया प्रकाश? ये क्या कर दिया आकृति ने? प्रकाश गुस्से में राजेंद्र जी का हाथ झटक कर कहते हैं, इसका जवाब तो तुम सब दोगे राजेंद्र। मेरी बेटी के हत्यारों को छोड़ूंगा नहीं मैं। प्रकाश की बात पर विष्णु के साथ साथ उसका पूरा परिवार शॉक्ड रह गया। कोई कुछ कहता उससे पहले ही प्रकाश जी अपने परिवार को लेकर वहां से निकल जाते हैं। भीड़ छट चुकी थी। दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोस, जान पहचान के सब लोग अपनी अपनी राय बना विष्णु के घर से निकल चुके थे। सबका नजरिया एक पल में बदल चुका था। जो लोग राजेंद्र जी की ईमानदारी, उनके स्वभाव की हमेशा तारीफ करते थे, आज वो लोग उनके लिए तरह तरह की धारणाएं बना रहे थे। सिर्फ 2 महीने में ही आकृति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। न जाने कितना परेशान करके रखा होगा इस परिवार ने उसे। ये बात लगभग सबके दिमाग में आ चुकी थी। कहते हैं ना, जब तक खुद पर न बीते तब तक किसी के दर्द का, किसी की परेशानी का एहसास नहीं होता। विष्णु और उसके परिवार की तकलीफ, उनकी परेशानी और उनका दर्द आज कोई नहीं समझ पा रहा था। सबने कहीं ना कहीं अपने मन में उन्हें दोषी ठहरा दिया था। विष्णु ने जब अपने परिवार को आकृति की सारी सच्चाई बताई तो उसका परिवार शॉक्ड रह गया। अपना अपना माथा पकड़कर सब बैठ गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आकृति ने इतनी बड़ी गलती की, और उससे भी बड़ी गलती है कि उसने अपनी जान ले ली। दिन बीतते गए। आकृति की मौत के 1 हफ्ते बाद पुलिस विष्णु के घर आ धमकी। विष्णु अपने घर पुलिस को देखकर कुछ घबरा सा गया। अरेस्ट कर लो सबको। इंस्पेक्टर के मुंह से ये सब सुन विष्णु हैरान होते हुए कहता है, सर, ऐसे कैसे? किस जुर्म में आप हमें अरेस्ट करने आए हैं? आकृति ने आत्महत्या की है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। इंस्पेक्टर कहता है, आकृति के माँ बाप ने यह बयान दिया है कि यह परिवार आकृति को दहेज के लिए टॉर्चर करता था। आए दिन आकृति अपने पापा से पैसे मांगकर मिस्टर राजेंद्र राय त्रिपाठी को देती थी। फिर भी उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। एंड हमें भी आकृति के चेहरे पर कुछ ऐसे निशान मिले हैं जैसे उसे मारा गया हो। तो सारी चीज़ें इसी ओर इशारा कर रही हैं कि कल रात शायद आकृति की उसके हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली, और इस लड़ाई की वजह दहेज के पैसे थे। इंस्पेक्टर की बात सुन विष्णु हैरान रह जाता है। आप अपने मन से कोई भी कहानी नहीं बना सकते हैं इंस्पेक्टर। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। इंस्पेक्टर विष्णु की ओर देखकर कहता है, अब जो स्टोरी बतानी है थाने के अंदर से बताना। सबको अरेस्ट करो। पुलिस की टीम विष्णु और उसके परिवार को हथकड़ियाँ पहनाने लग जाती है। विष्णु अपने परिवार को हथकड़ी में देखता है तो वो बेचैन हो उठता है। वो आगे बढ़कर इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ कहता है, सर, आप मुझे अरेस्ट कर लें, लेकिन मेरे परिवार का कोई दोष नहीं। उन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। दादी बहुत सियानी है, उनकी उम्र नहीं है ये सब सहने की। मेरी बहन अभी सिर्फ 17 साल की है, वो तो इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकती। आप कम से कम इन्हें तो छोड़ दीजिए। विष्णु की बात सुन इंस्पेक्टर मुंह बनाते हुए कहता है, आकृति के बाप ने सबका नाम लिखवाया है रिपोर्ट में, इसलिए प्रोसेस तो करनी होगी। ले चलो इन्हें। सर, हमने कुछ भी नहीं किया, झूठी रिपोर्ट लिखवाई गई है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। विष्णु के पापा गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर पुलिस वाले सबको खींचते हुए जबरदस्ती बाहर ले जाते हैं और गाड़ी में डालकर वहां से रवाना हो जाते हैं।
आस पड़ोस के सब लोग राजेंद्र जी और उनके परिवार को हथकड़ी में देख आपस में खाना फूसी कर रहे थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।